प्यारे बच्चों, 11th क्लास की फिजिक्स के चौथे चैप्टर समतल में गति के 9वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने प्रक्षेप्य के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था कि हमने देखा कि प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको दो प्रकार के प्रक्षेप्य बताए थे। कौन कौन से? एक तो किसी ऊंचाई से अक्षैतिज दिशा में फेंके गए प्रक्षेप्य और दूसरा है पृथ्वी तल से अक्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य। तो पहले प्रकार का जो प्रक्षेप्य था उसकी स्टडी हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। तो किसी ऊंचाई से अक्षैतिज दिशा में फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए हमने प्रक्षेप्य पथ के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली। उसके बाद उसके उड्डयन काल, अक्षैतिज प्रास और पथ के किसी भी बिंदु पर गति के लिए जो है हमने कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस, कुछ फार्मूले जो है हमने पहले प्रकार के जो प्रोजेक्टाइल था हमारा कि किसी ऊंचाई से अक्षैतिज दिशा में फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए जो है ये चीजें हमने कैलकुलेट कर ली थी। और आज जो है इस लेक्चर में हम दूसरा प्रक्षेप्य पढ़ेंगे जो है इसमें देखिए कि ये जैसे भूमि का तल है और ये ऊर्ध्वाधर दिशा को दर्शा रहा है। तो अगर भूमि तल के साथ अगर हम कुछ कोण बना करके अगर हम कोई प्रक्षेप्य को फेंकते हैं तो देखिए कि ये जो है प्रक्षेप्य कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो करेगा, इस प्रकार के पथ पर ये चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसको आरंभिक अगर वेग देखें, मान लेते हैं कि इसको u वेग से जो है हम इस दिशा में फेंक देते हैं, तो इस u वेग के जो है दो कंपोनेंट होंगे, दो इसके घटक होंगे। कौन कौन से? जो अक्षैतिज दिशा में जो घटक है उसको मैं u अक्ष कहूंगा और u अक्ष जो है वो किसके बराबर होगा? u cos थीटा के बराबर। और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक होगा उसको हम u y का नाम देते हैं और u y होगा u sin थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक गुरुत्वीय त्वरण है g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा। अब देखिए कि u अक्ष हमारा हॉरिजॉन्टल दिशा में है और g नीचे की तरफ है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो u अक्ष को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि g का कोई भी कंपोनेंट जो है अगर इसका u अक्ष की डायरेक्शन में देखें या u अक्ष का कोई भी कंपोनेंट g की डायरेक्शन में देखें तो वो 0 मिलेगा। कंपोनेंट मीन्स घटक। ठीक, तो g की वजह से सिर्फ u y प्रभावित होगी, सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति होगी वही प्रभावित होगी। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति है पहले तो हाईएस्ट पॉइंट तक घटेगी, उसके बाद जो है ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम प्रक्षेप्य की हाईएस्ट पॉइंट पे अगर गति देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो गति है u cos थीटा वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे भी u cos थीटा रहेगी। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जो है जो अक्षैतिज दिशा की गति जो है u y है वो 0 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल दिशा की जो गति है वो हर एक जगह सेम रहेगी। ठीक, तो आप ये पॉइंट जो अच्छी तरह से नोट करें कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जो है इसकी वो 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होती। ठीक, अब आइए इस प्रकार के प्रोजेक्टाइल के लिए जो है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण हम ज्ञात करते हैं। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो है हम ये मानते हैं कि किसी भी समय t पर जो प्रोजेक्टाइल जो है ये इस पॉइंट पर आ जाता है। ठीक, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को मैं C का नाम दे देता हूँ। ठीक, और जहाँ से शुरू हुआ उसको O और हाईएस्ट पॉइंट को मैं P का नाम दे देता हूँ और जहाँ पर जाकर के भूमि से टकराएगा उसको मैं पॉइंट Q का नाम दे देता हूँ। तो अब देखिए C पॉइंट पर जो अक्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी है वो x है
और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी जो है वो मान लेते हैं क्या है, y है। तो अक्षैतिज दिशा के लिए यदि आप यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, या अक्षैतिज दिशा में तो यूनिफॉर्म मोशन आप सीधा फार्मूला भी लगा सकते हो कि अक्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी बराबर ये वेग गुणा में समय। चाहो तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए। तो s कितना है, x के बराबर, u आरंभिक वेग है u कोस थीटा, ठीक, इंटू टी यहाँ पर तक पहुँचने में लगा समय, प्लस हाफ। अब क्योंकि अक्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं, अक्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u कोस थीटा इंटू टी, x आ जाएगा। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लीजिए, t बराबर आ जाएगा x बटे यू कोस थीटा, और इसको आप समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। अब यही चीज आप किसके लिए लगा दें, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए क्या है कि वही लगाइए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यहाँ पर चली गई दूरी है y इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा हो जाएगी इंटू टी प्लस हाफ। अब देखिए त्वरण की दिशा नीचे है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब u साइन थीटा की दिशा तो ऊपर है, g की दिशा नीचे, विपरीत दिशा है, तो यहाँ पर g नेगेटिव माना जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक। अब समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि यहाँ से t की वैल्यू उठा करके इसमें पुट करनी है आपने, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह हम लिखेंगे x बटे यू कोस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर, टी क्या है x बटे यू कोस थीटा का स्क्वेयर। तो u से u कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स गुना टेंजेंट थीटा, ठीक, और माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यानी पूरे का स्क्वेयर कर दिया हमने। तो अब देखिए इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक। तो ये अगर वास्तव में हम देखें तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर का रूप है। अगर इस इक्वेशन का अगर रूप कंपेयर करें तो y की जगह y और x की जगह x है, a की जगह टेंजेंट थीटा है, b की जगह ये सारा कांस्टेंट है इंटू एक्स स्क्वेयर। तो ये एक प्रवलय है जिसकी शेप इस टाइप की होती है, उसका समीकरण है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यह एक प्रवलय का समीकरण है, इसलिए पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा में फेंके गए प्रक्षेप्य का जो प्रक्षेप्य पथ जो होगा उसकी शेप जो है वो किस तरह की होगी, वो एक प्रवलय शेप होगी उसकी, यानी प्रक्षेप्य पथ जो है वो क्या होगा, प्रवलय होगा, ठीक। अब देखिए कि प्रवलय पथ के लिए जो है आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। एक तो ये जो त्वरण हमने लिया है जी, ये शिथिल होना चाहिए, ठीक। और
और वायु का जो घर्षण है वो नगण्य होना चाहिए। ठीक। और तीसरा जो है, यहाँ पर जो आरंभिक जो हम गति देते हैं उसको, ये जो है ऊर्ध्वाधर दिशा की बजाय कोई और दिशा में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका आकार कैसा होगा? प्रवलय आकार होगा। अब देखिए कि जो हम कई मिसाइलें, जो अंतर्माध्यवीय मिसाइलें जो छोड़ते हैं, उस केस में जो है, क्योंकि उनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी वो अंतर्माध्यवीय मिसाइलें जो चली जाती है, तो उनकी दूरी क्योंकि बहुत अधिक होती है, इसलिए उस केस में जी का मान चेंज हो जाता है, तो उनका मार्ग जो है वो प्रवलय आकार का नहीं रहता। ठीक। तो सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए कि अंतर्माध्यवीय मिसाइलों का जो है वो मार्ग प्रवलय आकार का नहीं होता, क्योंकि उनका पथ बहुत लंबा होता है। ठीक। तो उसमें जो है गुरुत्वीय बल भी परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त माध्यम का जो घर्षण बल है वो भी प्रभावित होता है। इसलिए जो है अंतर्माध्यवीय मिसाइलों का जो पथ है वो प्रवलय आकार का नहीं होता। ठीक है। अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं प्रक्षेप्य का उड़न काल, यानी उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी ये जो प्रक्षेप्य बिंदु है, यहाँ से ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वहां पर जाने के बाद जो है ये वापस भूमि तक टकराएगा। तो प्रक्षेप्य बिंदु से चल करके भूमि से टकराने तक जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है? वो उड़न काल कहलाता है। उस समय को हम क्या कहते हैं? उड़न काल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि OPQ ये जो पथ है, इसको तय करने में जितना समय लगा है वो क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब देखिए कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि O से P तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय P से Q तक आने में लगता है, क्योंकि ये पाथ जो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है। तो हो सकता है आपको मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा सिमेट्रिकल ना लगे, लेकिन इसको सिमेट्रिकल समझना आपने। तो अब मैं यहाँ P बिंदु तक जब ये प्रक्षेप्य जाता है, तब मैं ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए जो है मैं कौन सी इक्वेशन लगाता हूँ? V = U + AT लगा देता हूँ। ठीक है। अब देखिए कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बोल के समझा रहा हूँ वो सारे नोट्स में लिखी हुई है एज इट इज़। तो आपको यहाँ स्क्रीन से कोई भी चीज़ कॉपी करने की या और आवश्यकता नहीं है। तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। अब ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा वाली ही गति लेंगे, इसको हम भूल ही जाएंगे। ठीक। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं यहाँ पर। तो O से लेकर P तक की हम स्टडी करते हैं। तो O पर जो गति है वो इनिशियल गति है, इसके आरंभिक वेग है, और P पर जो है वो अंतिम वेग है। P पर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर मान ले प्रक्षेप्य की गति पूछे तो 0 नहीं है, लेकिन प्रक्षेप्य की जो ऊर्ध्वाधर गति है, ऊर्ध्वाधर वेग जो है वो क्या होगा? 0 होगा यहाँ पर। तो ऊर्ध्वाधर वेग क्योंकि यहाँ पर 0 है, आरंभिक वेग क्या है? U sin थीटा है। G एक्सीलरेशन जो है वो -G के बराबर है, इंटू T टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरे में लगता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो समय है उसको मैं T1 मान के चल लेता हूँ। ठीक। तो यहाँ से हम T1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो T1 = U sin थीटा, और T1 बराबर U sin थीटा बाई G। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, जो उड्डयन काल जो है, उड्डयन काल जो है इसका T वो किसके बराबर होगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में समय
और यहाँ से यहाँ तक आने में समय, अब दोनों समय क्या है, बराबर लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, t1, और आगे भी समय कितना लगेगा, t1। तो कुल समय t1 प्लस t1 कितना लगेगा, 2t1 लगेगा। तो 2t1 कितना है, u साइन थीटा बाई जी। तो इस प्रकार के जो प्रक्षेप्य है उसका उड़नकाल 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर होगा। अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं प्रक्षेप्य की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी जो इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है, यानी ये जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर के ये इस ऊंचाई को नाम दे देता हूँ h का, ठीक। और इस h को हमने कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए जो है मैं फिर वर्टिकल मोशन को कंसिडर करूंगा, ऊर्ध्वाधर गति को कंसिडर करूंगा। ऊर्ध्वाधर गति के लिए या दिशा के लिए हम एक इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v क्या है, फाइनल ऊर्ध्वाधर गति यानी 0 है, माइनस u कितना है, जैसे अभी हमने लिया था ऊपर वाले में, u कितना है, u साइन थीटा, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह लेंगे हम g विद नेगेटिव साइन इंटू s की जगह लेंगे h। तो ये आ जाएगा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 2gh। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। तो इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब आता प्रक्षेप्य का अक्षैतिज प्रास, प्रक्षेप्य का अक्षैतिज प्रास यानी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है। अब अक्षैतिज प्रास क्या है कि प्रक्षेप्य द्वारा अक्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी जो है वो अक्षैतिज प्रास है। अक्षैतिज प्रास जो है वो किसके बराबर होता है ये आपको पता ही है, जैसे हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था। अक्षैतिज वेग गुणा में उड्डयनकाल, ठीक। इस दिशा में वेग और इस दिशा में जाने में लगा समय। अक्षैतिज वेग तो आपको पता है क्या है, u कोस थीटा, और उड्डयन काल कितना है, उड्डयन काल के लिए आपके पास फार्मूला पड़ा ही है, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक। अब देखिए कि एक u तो ये है, एक u ये है, तो u गुणा u क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रखना आपने। तो ये साइन 2 थीटा और बाई में जी, ठीक। तो यहाँ से ये जो फार्मूला आपका बना है ये किसका बन गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का बन गया, क्षैतिज प्रास का बन गया, ठीक। तो क्षैतिज प्रास को यदि हम नोट्स में से देखें तो कहता कि अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप्य द्वारा चली गई कुल अक्षैतिज दूरी को उसका अक्षैतिज प्रास कहते हैं, और चित्र में ये OQ बराबर R है। अक्षैतिज प्रास का फार्मूला देखिए, अक्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल, अक्षैतिज वेग कितना है, u कोस थीटा, और उड्डयन काल का फार्मूला हमने रख दिया। तो u गुणा u क्या होगा, u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है ये फार्मूला लगा दिया हमने, ये साइन 2 थीटा के बराबर। तो r का ये सूत्र जो हमारे पास है आ जाता है। अब आगे आता हमारा अधिकतम अक्षैतिज प्रास। अब अक्षैतिज प्रास का जो हमारे पास सूत्र है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब r मैक्सिमम कब होगा, जब ये राइट हैंड साइड मैक्सिमम होगी। अधिकतम r अधिकतम कब होगा, जब ये राइट हैंड साइड अधिकतम होगी। अब राइट हैंड साइड में क्या चीज अधिकतम होती है, सोचने वाली बात है कि u तो देखो हम शुरू में फिक्स मान के चले हैं कि एक निश्चित इसको वेलोसिटी दे दी, तो u तो
फिक्स है, इसको तो हम बीच में चेंज कर नहीं सकते। या फिर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, स्थिर मान के चलते हैं। तो आर जो है वो अधिकतम कब होगा, जब साइन 2 थीटा अधिकतम होगा, क्योंकि ये चीज तो हम बदल नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ बदला क्या जाएगा, ये आर अधिकतम होगा जब साइन 2 थीटा अधिकतम होगा। मीन्स कि साइन 2 थीटा, साइन का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। और साइन का अधिकतम मान 1 कब होता है, जब एंगल उसका क्या हो, 90 डिग्री, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो। ठीक, जब प्रक्षेपे को क्षैतिज के साथ 45 डिग्री के कोण पर अगर हम फेंकेंगे तो इसका जो प्रास होगा वो अधिकतम होगा, और जो है इसकी मैक्सिमम होगी। तभी तो जैसे एथलीट जो है गोला फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं, तो उसको 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं ताकि इसका ये मैक्सिमम दूरी पर जाए, इसका क्षैतिज प्रास जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक, अब एक चीज और भी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज तो आपने नोट करनी है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई भाला फेंकने की प्रतियोगिता है, मान लीजिए आपके स्कूल या कॉलेज में, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा जो है काफी ऊंचाई पर भाला फेंक दे और ये भाला जो है यहाँ पर आकर के गिर जाता है। ठीक, या कोई पत्थर इस तरह से ऊंचाई पे फेंक कर यहाँ आ जाता है। एक हो सकता है कि पत्थर थोड़ा काफी नीचा फेंके तो ये भी यहाँ पे आके गिरता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, सेम क्षैतिज प्रास के लिए यहाँ पर दो अलग अलग कोण हो सकते हैं। ठीक, और वो दोनों कोण क्या है, यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। इन दोनों के लिए मान लीजिए कि एक हम 30 डिग्री पे फेंकते हैं और एक 90 माइनस 30 60 डिग्री पे फेंकते हैं, यानी एक पत्थर आपने 30 डिग्री पे फेंक दिया तो भी वो वहीं जाएगा, और एक 60 डिग्री पे फेंक दिया तो भी वो वहीं जाएगा। लेकिन अब बच्चे पूछेंगे सर इस बात की क्या गारंटी है, कि आपने तो ऐसे बता दिया कि आप तुक्का मार दिया हो। तो चलो इसको हम प्रूव करते हैं। आपके पास आर का सूत्र क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। अगर हम कोण थीटा पे फेंकते हैं एट थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कोण जब थीटा हो तो आर कितना होगा, आर होगा यू स्क्वायर जी। ठीक, और दूसरा जब एंगल जो है 90 माइनस थीटा हो तब मैं मान लेता हूं कि ये आर नहीं बल्कि आर डैश है, कुछ और है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 90 माइनस थीटा कर देता हूँ बाई जी। ठीक, तो यू स्क्वायर साइन, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। अब एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 180 डिग्री माइनस ए, ये साइन ए के बराबर ही होता है। तो अगर ये फार्मूला यहाँ पर मैं लगा दूं कि यू स्क्वायर साइन 180 माइनस ये ए की जगह क्या है 2 थीटा, तो ये यही आ जाएगा। और ये आर डैश किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करके देखो आर के बराबर ही आ जाएगा। तो यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, इन दोनों ही केस में जो क्षैतिज प्रास होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखिए कि पथ के किसी बिंदु पर अगर हमें वेग ज्ञात करना हो तो मान लेते हैं कि ये प्रक्षेप्य जो है किसी समय टी पर बिंदु सी पर पहुंच जाता है, और बिंदु सी पर जो इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग जो है वो वी वाई है, और क्षैतिज वेग जो है वो वी एक्स है। और यहाँ पर इसका जो परिणामी वेग होगा वो इन दोनों का सदिश योग होगा। और ये आपको पता ही है कि यदि दो सदिश पी और क्यू एक दूसरे के लंबवत है तो इनका परिणामी सदिश जो होगा उसका परिमाण
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर होता है। तो ठीक उसी फार्मूले पर v किसके बराबर हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा। और वी एक्स क्या है, अक्षैतिज वेग है, और अक्षैतिज वेग आपको पता है कि ये हमेशा पूरे मोशन के दौरान स्थिर रहेगा, यू कोस थीटा ही रहेगा, ये बदलेगा ही नहीं। और सिर्फ वर्टिकल वेग यानी ऊर्ध्वाधर वेग जो वो बदलता है, उसके लिए मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया। v क्या है वी वाई, और u क्या है u साइन थीटा, a क्या है माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ देखिए कि अब ये दोनों वैल्यूज वी एक्स और वी वाई की हम इसमें रख देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। 1 2 व 3 से क्या आएगा कि v बराबर u कोस थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा इसमें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2u साइन थीटा इंटू जी टी। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि एक तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u टी इंटू जी साइन थीटा। इसको सारे को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ रखा, 1 के बराबर होता है, और इसके ऊपर रूट हम भूल ही गए थे, चलो लगा देता हूं मैं। ठीक, ये यू स्क्वायर आ गया, ये 1 हो गया। ठीक, 1 इंटू समथिंग वही रह जाता है, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ut जी साइन थीटा। तो ये आ जाती है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, कि किसी भी बिंदु पर इसकी गति आ जाती है। और यहाँ पर अगर आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना हो, टेंजेंट बीटा ज्ञात करना हो, तो ये किसके बराबर था, क्यू बाई पी के बराबर था। तो यहाँ पर अगर आपको इसकी v की दिशा ज्ञात करनी है तो आप क्या ज्ञात करोगे, टेंजेंट बीटा ज्ञात करोगे। टेंजेंट बीटा होता है वी वाई बाई वी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर इसको मैं बीटा नाम दे देता हूँ। वी वाई किसके बराबर है, u साइन थीटा माइनस जी टी बाई वी एक्स किसके बराबर है, u कोस थीटा के बराबर। ठीक, और यहाँ से अगर आपको बीटा ज्ञात करना है तो टेंजेंट इनवर्स, और ये सारा का सारा जो है इसके ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक, तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक ऐसा प्रोजेक्टाइल पढ़ा जिसको हमने अक्षैतिज दिशा के साथ कुछ कोण बनाते हुए प्रोजेक्ट किया। ठीक, और इसके लिए जो है इस के जो प्रक्षेप्य पथ की समीकरण हमने ज्ञात की, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट की ज्ञात की, इसके मैक्सिमम हाइट, इसका अक्षैतिज प्रास, और इसके किसी भी बिंदु पर वेग। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने इसकी सीखी। तो जितने भी फार्मूले हमने यहाँ पर बनाए हैं वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस आर्टिकल को कम से कम 2 या 3 बार आप खुद अपने हाथ से रफ कॉपी पे करके देखें, तब आपको बिल्कुल आसान लगेगा और ये सारी चीज़ें इंटरमिक्स भी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।